हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द फिजिक्स शाला। माय नेम इज देवाशीष और हम साउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में हम बीट्स और डॉपलर इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमारे लेक्चर में हम स्टैंडिंग वेव के बारे में पढ़ चुके हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूं कि जो ये लेक्चर जो आ रहे हैं वो फिजिक्स शाला चैनल पर आ रहे हैं। इससे पहले जो दो लेक्चर थे साउंड के 7.1 7.2 ये दोनों लेक्चर और 7.3 ये तीनों लेक्चर जो हैं वो फोटोनिक्स चैनल पर आए थे। पिछले वीडियोस में जैसे मैंने आपको बताया कि अशोक सर और मैं दोनों अलग अलग लोकेशंस पर अभी किसी जॉब प्रोफाइल में हैं, तो यहाँ से मैं अपनी वीडियो बनाकर अशोक सर को जब भेजता हूँ तो वो काफी ज्यादा दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो अब से जो भी लेक्चर्स आएंगे वो फिजिक्स शाला चैनल पर आएंगे, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि जो भी लेक्चर अभी और डीपीपीज वगैरह जो भी मैं बनाऊंगा के सॉल्यूशन जो भी आएंगे वो आपको पता लग जाए। ठीक है, चलो तो फिर शुरू करते हैं। तो बीट्स और डॉपलर इफेक्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं बीट्स के बारे में। बीट्स क्या चीज होती है? अब देखो, हमने इंटरफेरेंस पढ़ लिया और स्टैंडिंग वेव पढ़ लिया। अब क्या होता है कि बीट्स में अगर दो वेव्स जो है सेम डायरेक्शन से ट्रेवल करती हुई आ रही, लेकिन उनके बीच में उनकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो स्लाइटली डिफरेंट है, उनके बीच की जो फ्रीक्वेंसी वो स्लाइटली डिफरेंट है, तो ऐसी वेव्स जब एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाती है तो उस फिनोमिना को या उसकी वजह से जो नई बीट्स जो नई वेव्स बनती है या जो फिनोमिना होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? बीट्स बोल देते हैं। ये वही बीट्स है जो आपको म्यूजिक में सुनाई देती है, जिसको हम जैसे जो पंजाबी सॉन्ग्स होते हैं या जो बीट वाले सॉन्ग होते हैं उसमें कई जगह आपको बीट काफी ज्यादा वाइब्रेशन वाली साउंड सुनाई देती होगी, वो बीट्स ही होती है। जो म्यूजिकल बीट्स है हम उसी की ही बात कर रहे हैं। तो बीट्स एक्चुअल में होती क्या है, ये चीज मैंने बता दिया कि प्रोड्यूस कैसी होती है कि सेम डायरेक्शन से दो वेव ट्रेवल करके आ रही है, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसीज में स्लाइट डिफरेंस है, तो उसकी वजह से वो दोनों जब सुपर इम्पोज होती है तो बीट्स बनती है। अब बीट्स में होता है क्या? जब ऐसा सुपर इम्पोजिशन होता है तो होगा क्या? जब ऐसी चीज होती है तो क्या होगा कि किसी एक पॉइंट पर कई बार मैक्सिमा बनने लग जाता है और कई बार मिनिमा बनने लग जाता है। मतलब वहां पर एम्पलीट्यूड जो है वो कंटिन्यूसली वेरी करता रहता है। मैं एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पर एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैं डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। जब हम वेव की बात करते हैं तो वेव में एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड तक, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपको समझाऊं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, तो मान लीजिए कोई पार्टिकल है इस जगह पर, तो उसका एम्पलीट्यूड ये है। ये पार्टिकल यहां तक जाएगा और यहां तक रहेगा, ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा और पार्टिकल इस तरह से। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड ही किसी एक पॉइंट पर एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी टाइम पे तो इस पार्टिकल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सपोज 10 था, तो कुछ टाइम बाद इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 5। मतलब हो सकता है कि किसी एक t=0 में स्टार्टिंग में ये जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर तक गया हो। एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहा हूं मैं, सिर्फ 10 सेंटीमीटर तक गया हो। लेकिन थोड़ी देर बाद जब हमने देखा, जस्ट थोड़े सेकंड के बाद देखा, तो वो सिर्फ मैक्सिमम 5 सेकंड तक ही गया, 5 सेंटीमीटर तक ही गया, 5 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं गया। थोड़ी देर बाद वो 12 पर चला गया, फिर देखा कि वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक ही पॉइंट पर जो एम्पलीट्यूड होता है वो वेरी करने लग जाता है, राइज और फॉल होता रहता है कंटिन्यूअसली। उसी को हम क्या बोल देते हैं? बीट्स बोल देते हैं। अब हमारे काम की बात क्या है, हम ये देखेंगे कि अगर बीट्स फ्रीक्वेंसीज हैं तो बीट्स कैसे निकालते हैं, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है उसे बीट्स कैसे निकालते हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे देखते हैं और हमें कितनी बीट्स सुनाई देगी उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, नंबर बीट्स की अगर हम बात करें तो दो इक्वेशन अगर आपको दी हुई है, a sin ω1t - kx और दूसरी दी हुई है a sin ω2t - kx। दोनों की जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये एंगुलर फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं, ω1 और ω2 को। दोनों के बीच में स्लाइटली डिफरेंस दिया हुआ है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस सपोज दिया हुआ है ω1 - ω2। तो इनकी जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी, बीट फ्रीक्वेंसी मतलब बीट्स या नंबर ऑफ बीट्स बोल सकते हो, या बीट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी से निकलती है। मतलब आपको f1 - f2 करना पड़ेगा। अगर आप ω1 - ω2 कर देते हो तो वो नंबर ऑफ बीट्स में काउंट नहीं होती है। ठीक है, तो यहां से अगर आपको फिर भी अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है और उससे आपको बीट्स निकालनी है, तो हमें पता है कि जो ये है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2πf1 - 2πf2 लिख सकते हैं। ठीक है,
तो आप क्या करो, यहां पर ये इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं f1 माइनस f2 डिवाइडेड बाई इंटू 2 पाई। तो अगर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 कर रहे हो तो उसको माइनस करके 2 पाई से डिवाइड कर दोगे तो भी एंगुलर फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस से हमारे पास नंबर ऑफ बीट्स निकलकर आ जाएगी। अब ये तो बात हुई कि भी अगर दो फ्रीक्वेंसीज, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको, ये तो मैंने इक्वेशंस के टर्म्स में बता दिया कि कभी भी आपको इक्वेशन दी जाए तो यहाँ पर बस आप ये देखना कि टी के साथ जो लिखी हुई है ओमेगा से आप f1 कैलकुलेट करो और दूसरी इक्वेशन में भी f2 कैलकुलेट करो और दोनों को माइनस कर दो। अब जरूरी नहीं है f1 माइनस f2 ही किया जाए, f2 माइनस f1 भी किया जा सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि बड़ी फ्रीक्वेंसी में से छोटी फ्रीक्वेंसी माइनस करनी, मतलब नंबर ऑफ बीट जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होगी। हम सुन जो सकते हैं वो नंबर ऑफ बीट की हम बात कर रहे हैं। अब कई बार जैसे फ्रीक्वेंसी यहां से, अब मान लो कि हमें फ्रीक्वेंसी की जगह लैम्डा दिया हुआ है तो क्या कर सकते हैं, इसकी जगह मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं। हमें पता है साउंड की वेलोसिटी अगर मुझे दे दी जाए तो मैं v डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 v डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगी 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2। तो हमारे पास नंबर ऑफ बीट्स b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा 1 करके। तो अगर दो वेव जिनकी वेवलेंथ हमें पता है और साउंड की वेलोसिटी हमें पता है तो भी हम निकाल सकते हैं। अगर दो वेवलेंथ है, दो वेव्स जो है सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो दोनों की वेलोसिटी ही एक जैसी होगी, वेवलेंथ अलग अलग हो सकती है लेकिन मीडियम अगर एक है। मान लो ये यहाँ पर दो साउंड वेव है, एक इधर से साउंड आ रही है और एक इधर से साउंड आ रही है, दो अलग अलग सोर्स है, तो उन साउंड की वेलोसिटी एक जैसी होगी लेकिन दोनों की वेवलेंथ अलग हो सकती है, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है। ठीक है, तो वेवलेंथ दे दी जाए तो भी हम नंबर ऑफ बीट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि अभी अगर सिर्फ दो साउंड वेव दी हुई है और दोनों की वजह से बीट बनती है, बीट्स अगर बनती है तो दोनों की फ्रीक्वेंसीज को माइनस कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दो या दो से ज्यादा साउंड वेव अगर मिलके बीट्स बना रही है तो उसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सिंपली क्या करना होता है, हमें नंबर ऑफ बीट्स अगर हमें निकालनी है उस सिचुएशन में तो f मैक्सिमम माइनस f मिनिमम आपको कर देना है। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसमें से मिनिमम फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दो। मतलब जो भी मैक्सिमम, जैसे चार फ्रीक्वेंसीज हमें दी हुई, एक 100 हर्ट्ज दी हुई, एक 100 हर्ट्ज दी हुई, एक 104 दी हुई है, एक 105 दी हुई है। इस तरह से 100, 105, 104 एंड 106। तो यहाँ पर इन सब की वजह से जो बीट सुनाई देगी तो क्या करोगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर दो। तो 100 माइनस 100 और 106 को आपस का डिफरेंस हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बीट्स कितनी सुनाई देगी, 6 सुनाई देगी। बहुत आसान सा तरीका है नंबर ऑफ बीट्स निकालने का। एक और छोटी सी चीज की बात अगर हम करें कि जो नंबर ऑफ बीट्स होती है तो हमारे ईयर्स कितनी नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड सुन सकते हैं। तो नंबर ऑफ बीट्स 16 बीट्स पर, तो ह्यूमन ईयर जो है हम 16 बीट पर सेकंड भी सुन सकते हैं। इससे कम ज्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि परसेंट टू परसेंट वेरी कर सकता है, लेकिन नॉर्मली एक सेकंड में हम 16 बीट सुन सकते हैं। अगर एक सेकंड में एक से ज्यादा बीट्स अगर 16 से ज्यादा बीट्स आ रही है तो हमें पता ही नहीं चलेगा, हम उसको काउंट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। हमें फील ही नहीं हो पाएगा। मतलब हमें ये पता लगता रहेगा कि बीट्स आ रही है लेकिन हम उस बीट को काउंट नहीं कर पाएंगे कितनी बीट आती है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर होती है। तो 16 बीट पर सेकंड हम काउंट कर सकते हैं। तो ये चीज है। अब इससे रिलेटेड मैं फटाफट से कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, फिर इसके बाद हम डॉपलर इफेक्ट पर आएंगे। देखो भाई, यहाँ पर दो इक्वेशन दी हुई है, y1 इक्वल्स टू 0.25 साइन 100 पाई टी और 0.2 साइन 110 पाई टी। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सर ये तो SHM की इक्वेशन है, तो हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ वेव, जो वेव्स आ रही है, वेव किसी एक पॉइंट पर आकर सुपर इम्पोज होती है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में, उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर ही तो हमें बीट का पता चलेगा। इसीलिए हमने क्या किया है, एक्स को कांस्टेंट कर दिया। सिंपल सी बात है, आप ऐसे समझ लो कि a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स अगर है। अब यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बात कर रहे हैं तो ये x को क्या कर सकते हैं, हम कांस्टेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब इस तरह से क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप वहां पर कंफ्यूज मत होना कि ये तो SHM की इक्वेशन है। नंबर वेव बीट्स के केस में इस तरह से भी इक्वेशन दी जा सकती है, तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है।
अब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ बीट्स निकालनी है, तो सबसे पहले आपको बीट्स के बारे में पता करना है। तो बीट्स के लिए सबसे पहले आप ओमेगा 1 देखो, ओमेगा 1 कितना है 100 पाई, और ओमेगा 2 कितना दिया हुआ है 110 पाई, 100 पाई दिया हुआ है और 110 पाई यहाँ पर हमें गिवन है। अब सिचुएशन ये है कि अगर 100 पाई और 110 पाई दिया हुआ है तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं 2 पाई f1 करके, और यहाँ से भी 2 पाई f2 करके। तो इस सिचुएशन में f1 जो बनेगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 50 बन जाएगा, ठीक है, और सॉरी ये 50 बन जाएगा। और f2 की अगर मैं बात करूं तो ये पाई से पाई कैंसिल, और ये यहाँ पर 55 बन जाएगा, तो ये 50 हर्ट्ज हो जाएगा और ये 55 हर्ट्ज हमारे पास सिचुएशन में आ जाएगा। अब 50 हर्ट्ज और 55 हर्ट्ज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो नंबर ऑफ बीट्स जो आएगी कितनी हो जाएगी 55 माइनस 50, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 5 हर्ट्ज। तो 5 हर्ट्ज बोल सकते हो, 5 हर्ट्ज बोल सकते हो, 5 बोल सकते हो, तो ये नंबर ऑफ बीट्स इस तरह से हमारे पास आ सकती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास अब दो ट्यूनिंग फॉर्क दिए हुए हैं, एक की फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज और दूसरे की फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि दोनों ट्यूनिंग फॉर्क को हम एक साथ वाइब्रेट करवाते हैं, मतलब एक साथ बजाते हैं। तो दोनों के बीच में दोनों की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है, तो यहाँ पर बीट सुनाई देती है। तो यहाँ पर सपोज इनिशियली जो नंबर ऑफ बीट सुनाई देती है वो मैं लेकर चल रहा हूँ कि कितनी बीट सुनाई दे रही है, 5 बीट सुनाई दे रही है। क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि कितनी बीट सुनाई दे रही है, 5 बीट सुनाई दे रही है। अब 5 बीट सुनाई देने का मतलब यहाँ से मैं क्या प्रेडिक्शन निकाल सकता हूँ कि या तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 100 से 5 ज़्यादा है, यानी कि 105 हो सकती है, या फिर 95 हो सकती है ना। बीट्स में यही होता है क्योंकि दोनों का डिफरेंस, हम ये तो लेते नहीं कि भाई -1 का कम होना चाहिए, 1 का ज़्यादा होना चाहिए, दोनों के बीच का डिफरेंस 5 होना चाहिए। तो यहाँ से एक प्रेडिक्शन जो मैं निकाल सकता हूँ वो ये निकाल सकता हूँ कि f2 की जो वैल्यू है वो या तो 100 हो सकती है, 105 हो सकती है, या फिर वो वैल्यू 95 हो सकती है, ठीक है। ऐसा हमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि 105 होगी या 195 होगी। अब ऐसे केस में क्वेश्चन में आगे क्या दिया जाएगा, यहाँ से तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर सिर्फ यहाँ पर भी एक क्वेश्चन इतना बन सकता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ f2 में बी, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए 100, अगर मान लो आपको 4 ऑप्शन दिए जाए 105, 100, 104 एंड 100, तब तो आप सिंपली 105 टिक कर दो। और अगर आपको 95 दिया जाए तो भी आप 95 टिक कर दो। लेकिन अगर आपको 95 और 105 दोनों दे दिया जाए तो उस सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन में आपको एक और कंडीशन वो देगा ही देगा। अब यहाँ पर मैं ये लेके चल रहा हूँ कि जो ट्यूनिंग फोर्क होता है उसके लिए क्या किया गया। तो मान लो यहाँ अननोन जो ट्यूनिंग फोर्क है उस पर वैक्स लगा दी गई है। 2 कंडीशंस हो सकती है, 2 चीज़ें हो सकती है, एक होता है वैक्स लगा देते हैं और एक होता है फाइल करना, ठीक है। तो एक तो फाइल कर देते हैं उसे और एक वैक्स कर देते हैं। वैक्स करना मतलब होता है कि जो ये यहाँ वाली चीज़ें होती है, ये इसकी जो आर्म्स होती है इसको थोड़ा सा थिक कर देते हैं। थिक करने से क्या होता है, ये वाइब्रेट कम करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। तो वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज, और फाइल करने से फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अगेन नाउ हमने क्या किया कि वैक्स अप्लाई कर दिया। आफ्टर वैक्स जो है नंबर ऑफ बीट्स जो सुनाई दे रही है, वो सपोज 5 हर्ट्ज ही सुनाई दे रही है। कितनी सुनाई दे रही है, 5 हर्ट्ज ही। मतलब हमने इस पर अननोन ट्यूनिंग फोर्क पर वैक्स लगाया, उसके बाद भी नंबर ऑफ बीट्स जो सुनाई दी वो कितनी सुनाई दी, 5 सुनाई दी। तो इस सिचुएशन में अब कैसे पता लगाएंगे, देखो अब अगर नंबर ऑफ बीट्स 5 सुनाई दे रही है तो क्या होगा, इसका मतलब या तो 105 थी या 95 थी। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर वैक्स अप्लाई करने के बाद फ्रीक्वेंसी हमेशा डिक्रीज होती है, तो अगर 105 रही होगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होके या तो 105 से 104, 103, 102, 100 ऐसे डिक्रीज हो सकती है। और अगर 95 रही तो 94, 93, 92, 91
और 90 इस तरह से ये बन सकती है। अब अगर मान लो ये रही होती, अननोन की फ्रिक्वेंसी 105 है, तो सिचुएशन में 105 से अगर मान लो 104 हो गई तो 100 और 104 को वाइब्रेट करवाएंगे तो 4 फ्रिक्वेंसी सुनाई 4 बीट सुनाई देगी। 100 और 103 को वाइब्रेट करवाओगे तो 3 बीट सुनाई देगी। 100 को वाइब्रेट करवाओगे तो धीरे धीरे मतलब यहाँ नंबर ऑफ बीट्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन ये 100 से 99 भी के बाद 100 के बाद 99 भी आ सकता है, 98 भी आ सकता है, 97 भी आ सकता है, 96 भी आ सकता है, 95 अगेन आ सकता है। हम यहाँ पर एक लेके चल रहे हैं, हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, लेकिन डिक्रीज ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 99, 98, तो यानी कि अगर इसमें वैक्स अप्लाई करने के बाद सपोज अगर इसकी फ्रिक्वेंसी 105 से 95 हो गई तो भी वापस से नंबर ऑफ बीट्स कितनी सुनाई दे सकती है, 5 सुनाई दे सकती है। मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि ये इसकी असली फ्रिक्वेंसी 105 हो सकती है। लेकिन अगर मान लो इसकी फ्रिक्वेंसी 95 होती तो वैक्स अप्लाई करने के बाद ऐसे फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होती रहती, 89 हो जाती, 88 हो जाती। अब देखो अगर ये फ्रिक्वेंसी है तो 94 है तो इसके साथ 6, अगर 93 हो जाती वैक्स अप्लाई करने के बाद तो 93 और 100 के बीच में डिफरेंस आएगा 7 का, 92 और 100 के बीच में डिफरेंस आएगा 8 का। इसका मतलब आप देखो यहाँ पर कि अगर फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, अगर 95 हम इस अननोन ट्यूनिंग फोर्क की फ्रिक्वेंसी लेकर चलते हैं तो वैक्स अप्लाई करने के बाद फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी और फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी इनमें से कुछ बनेगी। तो अगर इनमें से कुछ भी बनती है और इसको इसके साथ अगेन वाइब्रेट करवाते हैं तो 5 कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ बीट्स कंटिन्यूसली बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि पहले बीट्स कम होके वापस से बढ़ भी सकती है, तो ये 95 हम अगेन अचीव कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर इसकी जो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अननोन जो है उसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 105। क्या दोबारा सुन लो, यहाँ पर जो अननोन वाला है उसकी प्रेडिक्शन हमने लिखी, स्टार्टिंग में जो बीट्स दी हुई होती है 105, 95। अब हमें वैक्स अप्लाई कर दिया तो वैक्स अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि इसकी फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होना शुरू होती है और यहाँ पर भी इसकी फ्रिक्वेंसी डिक्रीज। अब दोबारा वैक्स अप्लाई करने के बाद जितनी नंबर ऑफ बीट सुनाई दे रही है वो यहाँ पर देख लो। अगर 5 नंबर ऑफ बीट सुनाई दे रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि इसमें तो अगेन 5 सुनाई दे सकती है लेकिन इस पर 5 कभी सुनाई नहीं दे सकती। तो उस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अगर मान लो इसकी जगह नंबर ऑफ बीट्स सपोज डिक्रीज हो जाती, 3 हो जाती, नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीज होके नई न्यू नंबर ऑफ बीट्स अगर डिक्रीज होके सपोज 5 की जगह 3 होता तो क्या होता, 5 की जगह अगर 3 हो जाता तो उस सिचुएशन में भी यहाँ पर तो कभी 3 बीट्स बन नहीं सकती। अगर इनमें से किसी भी फ्रिक्वेंसी को इसके साथ वाइब्रेट करवाया जाए तो 3 तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और यहाँ पर 3 आ सकता है, इस जगह पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। इसका मतलब एक छोटा सा प्रेडिक्शन हम ये ले सकते हैं कि अननोन ट्यूनिंग फोर्क पर अगर हम वैक्स अप्लाई कर देते हैं और नंबर ऑफ बीट्स दोबारा जो बढ़ाने पर नंबर ऑफ बीट्स जो सुनाई दे रही है वो अगर कांस्टेंट रहे या डिक्रीज हो जाए तो उसमें जो अननोन ट्यूनिंग फोर्क होगी उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, बढ़ी हुई होगी। तो एफ अननोन जो होगा वो कितना आएगा, एफ नॉन प्लस डेल्टा एफ मतलब ये ओल्ड वाली जो पुरानी जो नंबर ऑफ बीट्स है वो यहाँ पर सुनाई दे रही होगी। ये कब होगा, इफ डेल्टा एफ रिमेन कांस्टेंट और डिक्रीजेस, डेल्टा एफ रिमेन कांस्टेंट और डिक्रीजेस। ठीक है, बाकी जो प्रॉपर तरीका है वो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो। अगर फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ वैक्स अप्लाई करने के बाद अगर नंबर ऑफ बीट्स बढ़ जाती है तो उसमें दोनों केस हो सकते हैं। उसमें फिर वो क्वेश्चन में एक और कंडीशन आपको देगा। आपको बस प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए कि वैक्स अप्लाई करने के बाद जिस भी फोर्क पर वैक्स अप्लाई किया है उसकी फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो इस तरह से हिट एंड ट्रायल वाला ही मेथड हम यूज़ करके निकाल सकते हैं। बाकी जो लास्ट में वो दिया वो तो हम ऑब्जर्वेशन से लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलो जरूरी नहीं है कि वैक्स अननोन वाले पे ही अप्लाई हो, वैक्स जो है नॉन वाले पे भी अप्लाई की जा सकती है। ठीक, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कई सारे ट्यूनिंग फोर्क दिए हुए हैं। अब यहाँ पर ये इस तरह से अरेंज किए हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से 56 ट्यूनिंग फोर्क हमें दिए हुए हैं।
अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क है, अगर उसको उसके जस्ट बाद वाले ट्यूनिंग फोर्क के साथ प्ले करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो नंबर ऑफ बीट्स जो सुनाई देती है वो 4 बीट्स सुनाई देती है। कितनी बीट्स सुनाई दे रही है? तो कंडीशन ये है कि फर्स्ट वाले को अगर सेकंड वाले के साथ अब वाइब्रेट करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ बीट्स 4 सुनाई देती है। फिर इसको इसके साथ वाइब्रेट करेंगे तो भी 4 सुनाई देगी। मतलब जो आसपास वाले हैं उनको अगर आपस में वाइब्रेट करते हैं तो 4 बीट्स सुनाई दे रही है। तो हमें फ्रिक्वेंसी इन ट्यूनिंग फोर्क की, जो फर्स्ट वाला ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रिक्वेंसी बतानी कितनी होगी। एक और कंडीशन दी हुई है कि जो लास्ट वाली ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रिक्वेंसी फर्स्ट वाले ट्यूनिंग फोर्क की फ्रिक्वेंसी से 3 टाइम्स है। क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना। जो लास्ट वाला ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रिक्वेंसी फर्स्ट वाले ट्यूनिंग फोर्क की फ्रिक्वेंसी से 3 टाइम्स दी हुई है, और आपस में जब वाइब्रेट करवाते हैं पास वालों को तो 4 बीट सुनाई देती। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि इसकी बीट्स अगर f है, इसकी फ्रिक्वेंसी f है, तो इसकी f+4 ले लेते हैं। अब मैं प्लस क्यों ले रहा हूँ, किसी का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि f-4 भी तो हो सकता है ना, f-4 f- इस तरह से भी तो हो सकता है ना। अब कंडीशन में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इसने बोला है कि लास्ट वाली फ्रिक्वेंसी जो है वो फर्स्ट वाले से 3 टाइम्स, इसका मतलब बढ़ती हुई होगी। तो यहाँ f+4 या f+8 इस तरीके से, तो ये लास्ट में चल के हमारे पास कुछ इस तरीके से कंडीशन बन जाएगी। अब मुझे पता करना है कि लास्ट वाले में क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर ये एक AP बन रही है, अगर आपको पता लग रहा हो तो f+4 f+8 ये सब यहाँ पर AP बन रही है। तो लास्ट वाली जो टर्म होगी वो लास्ट वाली टर्म क्या होगी, उसको अगर मैं निकालूं तो f56 टर्म अगर मैं निकालें तो फॉर्मूला हमारे पास ये होता है ना Tn वाला a+n-1d। तो यहाँ पर f+56 -1 और d कितना है, 4 है डिफरेंस, तो ये हो जाएगा f+55 to 20 आई गेस, है ना, 55 इंटू, तो ये लास्ट वाली टर्म जो होगी वो कितनी हो जाएगी f/20। ये चीज़ तो मैंने निकाली लास्ट वाली टर्म। अब इसने क्वेश्चन में बोला है, अब आसान सा क्वेश्चन हो गया, थोड़ी मैथमेटिक्स थी। अब क्या बोला गया है कि लास्ट वाली जो फ्रिक्वेंसी है वो फर्स्ट वाली फ्रिक्वेंसी की कितनी है, 3 टाइम्स है। इसका मतलब 3f इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, f+220। थोड़ा सोल्व करोगे तो ये 2f आ जाएगा और ये 220 हो जाएगा, और f की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 110 हर्ट्ज यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो ये 110 हर्ट्ज जो है फर्स्ट वाले की फ्रिक्वेंसी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मिनिमम और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितनी है, तो ये मिनिमम हो गई, और मैक्स की अगर मैं बात करूं मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की तो ये f110 + 220 मतलब 330 हर्ट्ज यहाँ पर हो सकती है। क्लियर है ये चीज़ यहाँ पर। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें 3 फ्रिक्वेंसीज दी हुई, 3 साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी दी हुई, f-2 और f+2। मुझे नंबर ऑफ बीट्स बतानी है। तो नंबर ऑफ बीट्स अगर यहाँ पर बतानी तो क्या करोगे, f+2 -f कर दोगे तो नंबर ऑफ बीट्स सुनाई देगी। मैक्सिमम माइनस मिनिमम हमें करना है, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देते हैं। तो नंबर ऑफ बीट्स जो सुनाई देगी यहाँ पर वो कितनी होगी, डेल्टा f से नंबर ऑफ बीट्स लिख देता हूँ। तो f+2 -f इक्वल्स टू कितनी सुनाई दे रही है, 2 हर्ट्ज, यानी कि 2 बीट्स पर सेकंड यहाँ पर सुनाई देगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि y1 = 4 sin 500πt, और अगली इक्वेशन ये दी हुई। ऑब्वियसली बात है दोनों की फ्रिक्वेंसीज में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बीट्स सुनाई देगी। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि नंबर सफ़र पूरा सॉल्व करूँ मैं, उससे पहले खुद चेक करो कि इसमें नंबर ऑफ बीट्स कितनी आ रही होगी। नंबर ऑफ बीट्स इसमें दिख रही होगी तुम्हें यहाँ पर 3 आएगी, क्योंकि देखो यहाँ से जब निकालोगे तो सिंपल सा तरीका है, ω2 - ω1 कर लो तो 506 में से 500 गए तो 6π बचेगा, 6π / 2π, तो 3 बीट्स यहाँ पर सुनाई देगी। तो नंबर ऑफ बीट्स में डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। नंबर ऑफ बीट्स निकालने के लिए ω2 - ω1 / 2π कर देते हैं, तो ये 6π / 2π, तो ये 3 बीट सुनाई दे रही है। अब बात आती है एक और चीज़ यहाँ पर कई बार पूछ ली जाती है, रेशो ऑफ मैक्सिमा टू मिनिमा। देखो बीट जब भी होती है तो किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमा भी बन सकता है, मिनिमा बन सकता है। तो इंटेंसिटी का रेशो कई बार पूछा जा सकता है, तो वो a² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये चीज़ ध्यान नहीं रखना।
तो इंटेंसिटी बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जितने भी फिनोमिनाज हमने ट्रेंडिंग और बीट्स, इनकी कैलकुलेशन इंटरफेरेंस वाले तरीके से ही की जाती है। ठीक, तो यहाँ पर बहुत बेसिक सा तरीका है, आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मिनिमम निकालना है, तो ए मैक्स डिवाइडेड बाई ए मिनिमम का स्क्वायर कर दो, और ए मैक्स पता है हमें, दोनों का सम हो जाएगा तो 4 + 2 का स्क्वायर और 4 - 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, ये 36 36 डिवाइडेड बाई 2 4, तो ये 9:1 हो जाएगा। क्लियर है सब लोगों को? अगर यहाँ पर सिर्फ इंटेंसिटी का रेशो पूछा होता, सिर्फ इस किसी पर्टिकुलर टाइम पर इंटेंसिटी पूछी होती, तो हम टाइम की वैल्यू पुट करके उस पर्टिकुलर टाइम पर इंटेंसिटी की वैल्यू बता सकते थे। ठीक है, आई होप आपको बीट से रिलेटेड न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं हम डॉपलर इफेक्ट के बाद। देखो भाई, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में जानने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ से आपको समझाता हूँ कि बेसिकली डॉपलर इफेक्ट जो है फ्रिक्वेंसीज, किसी भी सोर्स से आने वाली फ्रिक्वेंसीज के बारे में बताता है। ठीक है, बहुत बेसिक सा एग्जांपल से हम देखते हैं। आप कभी भी, अगर हम कभी भी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पे जब हम खड़े हुए रहते हैं और किसी भी हमारी आने वाली ट्रेन का इंतज़ार वेट कर रहे होते हैं, तो जैसे ही ट्रेन आती है, तो जब वो ट्रेन दूर होती है, तो अगर वो सपोज हॉर्न बजाती हुए आ रही है, तो जब वो दूर है तो उस हॉर्न का साउंड हमें कम सुनाई देगा, मतलब कम लगेगा, उसकी फ्रिक्वेंसी हमें कम लगेगी। लेकिन जैसे जैसे वो पास आती है तो हमें उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा लगती है। तो एक्चुअल में तो जो हॉर्न बज रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी में तो कोई चेंज नहीं आया, जो भी हॉर्न ट्रेन बजा रही है उसकी फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन सोर्स, क्योंकि वहाँ पर ट्रेन जो है वो साउंड सोर्स की तरह काम कर रही है और एक हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो साउंड सोर्स जब धीरे धीरे पास आ रहा है तो हमें जो है वहाँ पर साउंड की आवाज़ जो हो रही है, मतलब जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा सुनाई दे रही है। और वैसे ही अगर मान लो कि कोई ट्रेन दूर जा रही है, हमसे दूर जा रही है, तो हमें लगेगा कि साउंड सोर्स जो है फ्रिक्वेंसी वो कम होती गई है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए हम किसी शादी में जा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम मैरिज हॉल के या किसी बारात के पास में पहुंचते हैं, दूर बारात से दूर हैं और धीरे धीरे उसके पास पहुंचते हैं, तो हमें वहां पर म्यूज़िक की आवाज़, जो बैंड वगैरह होता है उसकी आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती हुई सुनाई देती है, कि जैसे जैसे क्लोज आते हैं तो ज़्यादा सुनाई देने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर या उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही दूर जाते हैं तो हमें फ्रिक्वेंसी कम सुनाई देने लग जाती है। तो बेसिकली ये जो इफेक्ट है इसी को हम क्या बोल देते हैं, डॉपलर इफेक्ट बोल देते हैं। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो साउंड की फ्रिक्वेंसी है वो एक्चुअल में चेंज नहीं होती, वो अपीयर होती है। ऑब्जर्वर को ऐसा लगता है कि उसकी फ्रिक्वेंसी में चेंज हो गया है, उसी को हम डॉपलर इफेक्ट से शो करते हैं, डॉपलर इफेक्ट से बताते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब ऑब्जर्वर और साउंड सोर्स के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही हो, या ऐसा बोल सकते हो ऑब्जर्वर और साउंड सोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो। ये लाइट में भी हो सकता है। अभी हम फिलहाल साउंड के रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो साउंड सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है या उनके बीच की डिस्टेंस किसी तरीके से चेंज हो रही हो, चाहे वो सोर्स की वजह से चेंज हो रही हो, चाहे ऑब्जर्वर की वजह से चेंज हो रही हो, तो वहाँ पर अब हमें डॉपलर इफेक्ट दिखेगा। अब डॉपलर इफेक्ट में जो नई फ्रिक्वेंसी आती है, जो हम ऑब्जर्वर को पता लगती है, फील होती है कि नई फ्रिक्वेंसी क्या है, तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। पूरा डिटेलिंग में नहीं देखेंगे, डेरिवेशन में नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं वो तरीके से हम फॉर्मूले देखेंगे। देखो भाई, तो यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट की इक्वेशन और फॉर्मूले देखने से पहले कि एपरेंट फ्रिक्वेंसी क्या होगी, उससे पहले कुछ टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। वीएस यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड है, वीओ को मैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर लिखूंगा और वी का मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सोर्स है, साउंड सोर्स जो दिया हुआ है, और एक ऑब्जर्वर ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ से साउंड निकल रही है, तो साउंड इस तरफ जा रही होगी तभी तो इसे सुनाई देगी। ऑब्वियस ही बात है इधर भी जा रही होगी, लेकिन हम सिर्फ इस साउंड वेव को कंसिडर करेंगे क्योंकि ये पर्सन इधर खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर अगर दोनों के बीच के डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, ये भी रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है, तो दोनों जो ऑब्जर्वर है उसे कोई भी चेंज फील नहीं होगा। उसको जो फ्रिक्वेंसी इसकी है, सपोज इसकी फ्रिक्वेंसी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी f0 है, तो इस ऑब्जर्वर को भी f0 फ्रिक्वेंसी ही सुनाई देगी। लेकिन अगर यहाँ पर सोर्स चलना शुरू कर देता है Vs से, इस डायरेक्शन में जा रहा है, Vs से इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ऑब्जर्वर जो है इसको भी मैं अभी यहाँ पर ये केस ले लेते हैं कि सोर्स अभी रुका हुआ, सोर्स चल रहा है और ऑब्जर्वर। तो हम यहाँ पर एक चीज़ देखो कि भाई
जब भी डिस्टेंस, अब हमें एक चीज़ यहाँ पर जब मैं फॉर्मूला जो बताने जा रहा हूँ वो उसको कैसे हम चेक करेंगे कि एपरेंट फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर एफ एपरेंट इक्वल्स टू हम लिखेंगे एफ नॉट वी ओ डिवाइडेड बाई वी और वी एस। ये फॉर्म ऐसे ही बनी रहेगी, या अब इस खाली जगह पर या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, यहाँ पर भी या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। वी ओ ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हमेशा ये न्यूमरेटर में होगा, ये डिनोमिनेटर में होगा। यहाँ साउंड की वेलोसिटी ही आएगी और यहाँ पर भी साउंड की ही वेलोसिटी आएगी। अब हमें बस ये देखना है कि अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज होती है किसी भी तरीके से तो इसका मतलब ओवरऑल फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, और अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो ओवरऑल फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर प्लस लेंगे या माइनस लेंगे वो कैसे चेक करना है, दोनों जो है ऑब्जर्वर और साउंड सोर्स दोनों के पास अगर वेलोसिटी है तो दोनों अपने बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फ्रिक्वेंसी अगर डिस्टेंस कम होती है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, मतलब वो पर्टिकुलर चीज़ अगर साउंड मान लो कि सोर्स अभी जैसे इसके ऑब्जर्वर के पास आ रहा है तो ये डिस्टेंस को कम कर रहा होगा, इसका मतलब साउंड सोर्स की वजह से फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। और अगर ये ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो ऑब्जर्वर डिस्टेंस को बढ़ाना चाह रहा है, इसका मतलब ऑब्जर्वर की वजह से फ्रिक्वेंसी घटेगी। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें प्लस माइनस लगाना है। अब बात आती है यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है उसकी अच्छा इसको ध्यान ये ऐसे ही रखना है। इसको ध्यान रखने का तरीका ये है कि जैसे इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो कि वी ओ और वी एस ऊपर आएगा तो ओ मतलब ऑफिसर हो जाएगा, एस मतलब सर्वेंट हो जाएगा। तो ऑफिसर हमेशा ऊपर रहता है और सर्वेंट हमेशा नीचे रहता है, तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ क्योंकि ऑब्जर्वर रुका हुआ है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर तो 0 हो गई। अब बात आती है सोर्स की, तो देखो सोर्स जो है पास में जा रहा है, डिस्टेंस को कम करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो इसका मतलब सोर्स की वजह से फ्रिक्वेंसी बढ़नी चाहिए। जब भी डिस्टेंस कम होगी तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। तो यहाँ पर सोर्स जो है फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है तो कैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, यहाँ पर अब Vs नीचे आता है तो ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो डिनोमिनेटर की वजह से अगर फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना है तो यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये ओवरऑल फ्रिक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। डिनोमिनेटर कम होगा तभी तो, ये भी कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर कम होगा तभी तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ प्लस लगा देता हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाए। यहाँ पर प्लस लगा दूंगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो पूरी ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। तो प्लस लगाने का देखो, फ्रिक्वेंसी बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हम हर जगह प्लस पुट कर दें, उसका मतलब ये नहीं है। अगर डिनोमिनेटर की वजह से फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, न्यूमरेटर की वजह से फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है तो ऊपर प्लस लगाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर की वजह से फ्रिक्वेंसी घट रही है तो यहाँ प्लस लगाओ, न्यूमरेटर की वजह से फ्रिक्वेंसी घट रही है तो यहाँ माइनस लगाओ। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक और केस में लेकर चलता हूँ, मान लो कि ये सोर्स है, ये वी एस ऐसे जा रहा है और एक ऑब्जर्वर है, ये भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर एपरेंट फ्रिक्वेंसी अगर हम बात करें तो एफ नॉट वी अब दोनों ही हैं, तो ऑब्जर्वर भी है और सोर्स भी है यहाँ पर। इस सिचुएशन में अब देखो यहाँ पर सोर्स की बात करते हैं तो सोर्स दोनों के बीच के डिस्टेंस को कम करना चाह रहा है, अपनी तरफ से तो कम करना चाह रहा है, तो मतलब सोर्स की वजह से भी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। सोर्स की वजह से फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो माइनस। ऑब्जर्वर जो है वो भी डिस्टेंस को कम कर रहा है, तो ऑब्जर्वर अगर डिस्टेंस को कम करना चाह रहा है तो यहाँ पर ऑब्जर्वर की वजह से भी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही होगी। तो ऑब्जर्वर की वजह से अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्लस, क्योंकि ऑब्जर्वर न्यूमरेटर में होता है, ऑब्जर्वर वाली टर्म न्यूमरेटर में होती है और न्यूमरेटर की वजह से फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है तो प्लस लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मान लो कि ऐसा कुछ होता है, ये वी एस इधर और ये ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, तो इसके लिए अगर एफ एपरेंट में लिखता हूँ तो बताओ क्या बन जाएगा, वी ओ और वी एस। तो यहाँ पर सोर्स तो कम करना चाह रहा है तो माइनस लगा दो, लेकिन ऑब्जर्वर क्या करना चाह रहा है, फ्रिक्वेंसी को, ये तो सोर्स जो है डिस्टेंस को कम करना चाह रहा है, मतलब इसकी वजह से फ्रिक्वेंसी बढ़ रही होगी तो माइनस लगा दिया। सोर्स और ऑब्जर्वर जो है वो दूर जा रहा है, मतलब उसकी वजह से फ्रिक्वेंसी कम हो रही होगी, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। आई गेस आपको माइनस और प्लस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक चीज़ मुझे करके बताओ वीडियो पॉज करके कि भाई अगर ये है इस तरीके से, सोर्स इधर है वी एस
और ऑब्जर्वर जो है वो इधर जा रहा है वी ओ, तो इस सिचुएशन में एफ अप्रेंट कितना आएगा, एफ नॉट वी वी ओ और वी वी एस। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक बार चेक करो तो क्या होगा, ऑब्जर्वर की वजह से भी, ऑब्जर्वर भी दूर जा रहा है मतलब उसकी वजह से फ्रिक्वेंसी कम होगी तो माइनस, सोर्स भी दूर जा रहा है तो सोर्स की वजह से भी फ्रिक्वेंसी कम करनी है तो यहाँ पर क्या लगा दो, प्लस लगा दो। तो इस तरीके से हम ये इक्वेशन जो है वो मतलब ऐसे अपरेंट फ्रिक्वेंसीज निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ जो हमेशा ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी हम इस इक्वेशन में वेलोसिटीज़ पुट करते हैं, जब भी इस इक्वेशन में वेलोसिटीज़ पुट करते हैं तो ये ऑब्जर्वर और सोर्स की जो वेलोसिटी एक ही लाइन के अलोंग होनी चाहिए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो सकती है लेकिन एक ही लाइन के अलोंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर V और VS जो है सेम लाइन के अलोंग होनी चाहिए। अब देखो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन तुम्हें बताता हूँ। मान लो एक ऑब्जर्वर है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है और एक सोर्स जो है वो इस जगह पर है, सोर्स जो है इस जगह पर एक है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये एंगल कितना है, सपोज कोई थीटा डिग्री एंगल है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो किसी टाइम पर जब ये सोर्स यहाँ पर है, ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पर अभी किस पे है, रेस्ट पर है, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी एफ नॉट है तो एफ अप्रेंट हमें निकालनी है। तो एफ अप्रेंट अगर निकालनी है तो सबसे पहली बात तो कि ऑब्जर्वर और सोर्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग वेलोसिटीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर सोर्स की वेलोसिटी कहीं और है, ऑब्जर्वर और सोर्स को मिलाने वाली लाइन ये है, तो इसके अलोंग अगर हम वेलोसिटी का कंपोनेंट लेते हैं तो ये बनेगी वी एस कॉस थीटा और एक कंपोनेंट बनेगा वी एस साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट हमें लेना है क्योंकि ये सोर्स और ऑब्जर्वर, क्योंकि ये वाली वेव ही तो जो इस डायरेक्शन में वेव जा रही होगी वही तो वेव जो होगी किसको मिला रही होगी, कौन सुन रहा होगा उसको, उसी वेव की वजह से तो इस ऑब्जर्वर को साउंड सुनाई देगी। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वाली इक्वेशन वेलोसिटी लेंगे ना कि ये वाली। तो बेसिकली जब मैं लिखूँगा तो एफ नॉट वी और v, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी तो जीरो है तो अब यहाँ पर vs की जगह आपको क्या लिखना है, vs cos थीटा। अब यहाँ प्लस लगेगा या माइनस लगेगा तो उसमें वही पुराना कॉन्सेप्ट vs cos थीटा ऑब्जर्वर की साइड है, मतलब डिस्टेंस को कम करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा तो माइनस लगा देंगे तो फ्रीक्वेंसी ओवरऑल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि किस तरीके से हमें यहाँ पर सॉल्व करनी है। अब जैसे इससे रिलेटेड ही अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर कि जो ऑब्जर्वर है, जैसे एक मान लेते हैं कि एक जो है एक साउंड सोर्स है वो इस तरह से चल रहा है, ए बी पॉइंट सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। एक साउंड सोर्स जो है वो एक सर्कल में मोशन कर रहा है तो हमें कुछ 4 पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं। तो हमें बताना है कि किस पॉइंट पर जब ऑब्जर्वर ऐसे कंटिन्यूसली चल रहा है तो कौन से पॉइंट पर ऑब्जर्वर को साउंड की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा सुनाई देगी या सेम ही सुनाई देगी इन चारों पॉइंट्स में से। तो अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें और ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी जो है एफ नोट है, यहाँ हम ऐसा कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है कौन से पॉइंट पर कौन सी फ्रिक्वेंसी सुनाई दे रही होगी, कम एफ नोट से कम सुनाई देगी या एफ नोट से ज़्यादा सुनाई देगी या एफ नोट ही सुनाई देगी। तो अगर हम बात करें सबसे पहले ए पॉइंट की तो देखो ए पॉइंट तो इनिशियली जब ये पॉइंट डी पर था, हम डी पॉइंट से शुरू करते हैं, तो ये पॉइंट जब इनिशियली डी पॉइंट पर था तो डी पॉइंट पर और इसके बीच की जो डिस्टेंस है, ऑब्जर्वर रुका हुआ है डी पॉइंट, दोनों के बीच की लाइन को अगर मिलाते हैं इस तरीके से तो जो ये वेलोसिटी है, सोर्स की जो वेलोसिटी है वो इसके अलोंग नहीं है और इसका मैं कोई कंपोनेंट लूँगा तो वो ज़ीरो आएगा। इसका मतलब डी पॉइंट पर जब सोर्स चल रहा है, चलते हुए डी पॉइंट पर पहुंचता है तो उस सिचुएशन में ऑब्जर्वर को इस वीएस से कोई फर्क नहीं पड़ पाएगा क्योंकि वीएस इस डायरेक्शन में है ही नहीं, तो वेलोसिटी इसके लिए तो वैसे ही ज़ीरो हो जाएगी। अगर ये थोड़ी सी भी इधर होती तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाता, लेकिन ये ओवरऑल 90 डिग्री का एंगल पर है तो एफ डी पर भी जो फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी वो एफ नॉट ही सुनाई देगी क्योंकि वी नॉट तो ज़ीरो है, वी एस भी ज़ीरो हो जाएगा इस डायरेक्शन में। इसी सेम सिचुएशन डी के रेस्पेक्ट में भी होगी तो वी डी
एफ डी और एफ बी पर दोनों पर सेम फ्रिक्वेंसी। अब लेकिन जब हम बात करते हैं कि जब ये डी पॉइंट ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट पर क्या है, जब सोर्स ए पॉइंट पे पहुंचता है उस सिचुएशन में अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से ये लाइन अगर इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर आ सकता है। इट मीन्स पहले यहाँ वेलोसिटी 0 थी, अब यहाँ वेलोसिटी कुछ ना कुछ कंपोनेंट आ गया, कुछ ना कुछ कंपोनेंट आ गया। अब ये कंपोनेंट जो है, अब आप खुद सोचो कि ये कंपोनेंट जो आ रहा है, ये कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट है ये दूर जाने वाला कंपोनेंट है। तो इसका मतलब ए पॉइंट पर जब ऑब्जर्व सोर्स डी से ए जा रहा होगा, ये फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो जब डी से ए जा रहा होगा सोर्स, तो उस सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, क्योंकि दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब ए पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी क्या लगेगी, लेस देन रहेगी, किससे, एफ नोट से। इसी तरह से अगर हम सी पॉइंट की बात करें तो सी पॉइंट पर पास में आ रहा है तो इस सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ज़्यादा सुनाई देगी। ठीक है, तो हमें बस ये लाइन का ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वॉल है और एक कार है। जो कार है v1 वेलोसिटी से वॉल की तरफ जा रही है और हॉर्न ब्लो कर रही है, मतलब कंटिन्यूसली वो हॉर्न बजा रही है। तो कार के अंदर जो ड्राइवर है उसे कितनी साउंड वेव सुनाई देगी, सबसे पहला तो हमें ये चेक करना है। और जितनी भी साउंड वेव सुनाई देगी तो अगर डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की सुनाई देगी, और अगर डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की सुनाई देगी तो बीट्स कितनी होगी वो हमें चेक करना है। तो अब देखो यहाँ पर चेक करने का तरीका क्या है कि जब ये कार के अंदर जो कार की जो ड्राइवर जब हॉर्न ब्लो करता है, तो हॉर्न ब्लो करने से एक बार तो खुद की ही फ्रिक्वेंसी उसको सुनाई देगी। इसकी फ्रिक्वेंसी अगर एफ नोट है तो एक फ्रिक्वेंसी, एक साउंड तो उसको अंदर ही सुनाई देगी, ठीक है, एफ नोट वाली। दूसरी फ्रिक्वेंसी क्या होगा कि यहाँ से जो साउंड वेव जाएगी ये यहाँ पर जाएगी और टकरा कर वापस आएगी। तो यहाँ से ये टकरा कर वापस आ रही, तो सपोज जब ये टकरा कर वापस आ रही है तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, F1 है। मतलब दो साउंड सुनाई दे रही है, दो साउंड वेव सुनाई देगी, एक तो जब कार में बैठा है उसी टाइम पर, और एक जो दूसरी वॉल से टकरा कर आ रही है। तो यहाँ पर दोनों की फ्रिक्वेंसीज हो सकता है अलग अलग हो, तो हम वो चेक कर लेते हैं। अब कैसे देखेंगे इस सिचुएशन में, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, मैं आपको डायरेक्ट सिंपल सा तरीका समझाने जा रहा हूँ कि कैसे होगी। जब भी ऐसी कंडीशन दे दी जाए कि एक वॉल है और एक कार है और मतलब साउंड सोर्स जो है अगर पास में आ रहा है, तो आप क्या समझो कि यहाँ पर इस कार के अंदर जो ड्राइवर है वो है ऑब्जर्वर। तो कार के अंदर जो ड्राइवर है वो ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी v1 ही है। यहाँ पर ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है वो v1 है, और सोर्स की वेलोसिटी भी कितनी है, सोर्स जो है ये वाला, इसको हम बोल देते हैं कार को S1 सोर्स, ठीक है। तो S1 जो कार की वेलोसिटी है वो भी v1 है। अब बात आती है कि एक तो यहीं पर सुनाई दे रही है, अब जो ये वेव जो वॉल की तरफ से जो साउंड वेव सुनाई दे रही है, जो वॉल से जो साउंड वेव आ रही है, तो ऑब्जर्वर को ये लगता है कि ये जो साउंड वेव है वो कहाँ से आ रही है, वॉल वाली साइड से, मतलब सामने वाली साइड से आ रही है। हमारे ईयर्स को हमारा ब्रेन ये इंटरप्रेट करता है कि ये साउंड वेव कहाँ से आ रही है, सामने से आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में सॉल्व करने के लिए आप ये मान लो कि एक कार इधर है और एक और कार इधर है। क्वेश्चन को सोल्व करने के पर्पस से मैं बता रहा हूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो एक कार अगर ये इधर जा रही है, जैसे इमेज वाले लाइट वाले कॉन्सेप्ट में होता है, प्लेन मिरर वाले, ये ऑब्जर्वर इधर जा रहा है तो इसकी इमेज भी इधर जाएगी, तो ये v1 वेलोसिटी से। और जो ये वेव आ रही है, ये वेव जो आ रही रिटर्न होके, ये कहाँ से आ रही है, हम मान लेते हैं कि ये वेव सपोज इधर से चल के आ रही है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के पर्पस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वर को दो वेव फील हो रही है, एक f0 फ्रिक्वेंसी सुनाई दे रही है और दूसरी इधर से जो आ रही है f1। अब ये f1 मैं कैसे निकालूंगा, तो f1 निकालने का तरीका है, अब ये जो कार है इसको मैं S2 सोर्स मान लेता हूँ। तो ऑब्जर्वर के लिए अब जो ये f1 आ रही है वो कौन से सोर्स से आ रही है, इस S1 सोर्स से आ रही है, इसको हम S1 सोर्स बोल देते हैं और ये S सोर्स। तो इस इमेजिनरी सोर्स से यहाँ से ये का जो साउंड है वो यहाँ से निकल कर आ रही है, हम ऐसे समझ रहे हैं। तो अब F1 के लिए मैं लिखूंगा कि F0 तो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। जो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी वही इसकी फ्रिक्वेंसी होगी, टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, जो इसकी फ्रिक्वेंसी वही इसकी फ्रिक्वेंसी। अब तुम क्या करो, V डिवाइडेड बाई V,
ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितनी है, ऑब्जर्वर पास आ रहा है, ऑब्जर्वर इसी में है, ऑब्जर्वर इसी में है, तो ये कार जो है इधर आ रही है, तो ऑब्जर्वर इधर जा रहा है तो कितनी हो जाएगी, ऑब्जर्वर भी क्लोज में जा रहा है तो v1 है ना, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी v1 और सोर्स की वेलोसिटी भी v1। अब सिचुएशन ये है कि ऑब्जर्वर पास में जा रहा है, ये सोर्स है, ये वाली जो ऊपर वाली जो वेव आ रही है तो ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर पास जा रहा है तो उसके लिए फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो प्लस लगा देंगे, और ये सोर्स है ये भी इधर पास में जा रहा है इसके लिए एस्पेक्ट में, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अगेन माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो ये नई फ्रिक्वेंसी यहाँ पर आ गई और एक फ्रिक्वेंसी इसको सुनाई दे रही थी वैसे भी, तो कितना हो जाएगा f1 इक्वल्स टू f0। तो एक f1 ये हो गया और एक फ्रिक्वेंसी इसको कौन सी सुनाई दे रही है, f0 ही सुनाई दे रही है। तो एक तो f0 फ्रिक्वेंसी और एक f1 फ्रिक्वेंसी इसको सुनाई दे रही है, तो दो फ्रिक्वेंसीज हमें सुनाई दे रही है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे तो नंबर ऑफ बीट्स भी सुनाई देगी। क्या किया दोबारा समझ लो, जब भी ऐसे वॉल वाले क्वेश्चंस होंगे उस वॉल वाले क्वेश्चंस में सोर्स के जस्ट सामने वॉल की जस्ट इधर एक और सोर्स बना देंगे, उसका मिरर इमेज टाइप का, इमेज नहीं होती लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बना देते हैं। तो यहाँ पर इस कार के अंदर जो भी ड्राइवर बैठा हुआ है वो ऑब्जर्वर है, उसको दो सोर्स से साउंड सुनाई दे रही है, एक इस सोर्स से सुनाई दे रही है जो कार है उससे, और एक इधर से सुनाई दे रही है। ये कौन सी है, मैंने ऐसा क्यों माना, क्योंकि वॉल से टकराकर जो साउंड वेव आ रही है उसकी फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए हमने एक और सोर्स इमेजिन किया है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ऑब्जर्वर जो है उसके दोनों साइड में दो सोर्स रखे हुए हैं, तो इसको दो सोर्सेस से साउंड वेव सुनाई दे रही है, एक इस सोर्स की वजह से साउंड वेव आएगी और एक इस सोर्स की वजह से साउंड वेव सुनाई देगी। तो हमें बताना है कि दोनों की वजह से जो साउंड वेव सुनाई दे रही है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। दोनों की बेसिक फ्रिक्वेंसी एक जैसी है, f0 और f0। तो दोनों के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले के लिए चेक करता हूँ f1। तो जब f1 की वजह से साउंड वेव जो आ रही है उसको मैं जब चेक कर रहा हूँ तो ध्यान से समझना, f1 वाली तो f0 v और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी v0 और सोर्स इस सोर्स की वेलोसिटी है 2vs। अब प्लस और माइनस का देखते हैं, इन दोनों को देखो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ऑब्जर्वर तो कम करना चाह रहा है मतलब प्लस, और ये वाली सोर्स जो है इस डिस्टेंस को बढ़ाना चाह रहा है मतलब सोर्स की वजह से तो फ्रिक्वेंसी कम हो रही होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा प्लस। देखो ऑब्जर्वर डिस्टेंस कम चलना चाह रहा है मतलब ऑब्जर्वर पास आना चाह रहा है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ाएगा तो प्लस लगा दिया, और ये सोर्स जो है दूर जा रहा है मतलब फ्रिक्वेंसी को कम करना चाह रहा होगा तो डिनोमिनेटर में प्लस लगा दिया। एक ये हो गया। इसी तरह से f2 की अगर मैं बात करूं तो f0 v vs और vs, ये इस तरह से ये ऑब्जर्वर और इन दोनों की बात करते हैं। तो यहाँ पर सोर्स पास में आ रहा है मतलब फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने का काम करेगा तो माइनस, ये ऑब्जर्वर दूर जा रहा है इसका मतलब फ्रिक्वेंसी को कम करने का काम करेगा तो माइनस यहाँ लगा देंगे। दूर जाने का काम कर रहा है ना, तो यहाँ पर ये, तो इसको दो अलग अलग फ्रिक्वेंसी सुनाई दे रही होगी f1 और f2। तो अगर मैं बीट्स निकालना चाहूँ तो बीट्स निकाल सकता हूँ, तुम खुद देख लो यहाँ पर कौन सी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। ये फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो दोनों में से f2 माइनस f1 कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेना तो नंबर ऑफ बीट्स सुनाई देगी। अब अगर मान लो यहाँ पर ऑब्जर्वर रेस्ट पर होता है तो ये वाली चीज़ हट जाती, ये वाली चीज़ हट जाती। क्लियर है, v0 और v0 को हटा देते। अगर इनमें से कोई एक सोर्स रेस्ट पर होता तो वो चीज़ भी हट जाती। तो इस तरह से हम यहाँ पर ही क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ और इंक्लूड कर देता हूँ, वो लास्ट है इसमें। अगर मान लो कि विंड हवा चल रही है, हवा मान लो इस तरफ चल रही है vw वेलोसिटी से, तो इस सिचुएशन में इस vw का कुछ इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? जी हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। जिस डायरेक्शन में अगर साउंड जो विंड है, विंड की जो वेलोसिटी है वो साउंड वेव की डायरेक्शन में है तो वो उसको वहाँ पर उसको सपोर्ट करेगी, और अपोजिट डायरेक्शन में तो अपोज करेगी। तो आपको क्या करना है, विंड की वेलोसिटी को जो साउंड की वेलोसिटी है उसके साथ या तो प्लस कर देना या माइनस कर देना, बाकी सारी सिचुएशन ऐसी रहेगी। जैसे इसकी बात करूँ मैं, अगर इसके लिए बात करूँ, ऐसी सिचुएशन दी है तो इस केस में इन दोनों के बीच में अगर देखोगे तो विंड और साउंड सेम डायरेक्शन में है, तो इसके लिए तो सेकंड वाले और यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट वाले के लिए बात करूँ तो यहाँ पर जो विंड की वेलोसिटी है और ये सोर्स की वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, v माइनस वी डब्ल्यू प्लस v0 और v
माइनस वी डब्ल्यू प्लस 2v/s0 और ये f0। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में साउंड की वेलोसिटी, साउंड और विंड दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है, तो कितना हो जाएगा v प्लस वी डब्ल्यू माइनस v0 डिवाइडेड बाई v प्लस वी डब्ल्यू माइनस v/s और f0। ठीक है, तो ये था आज के लेक्चर में हमने जो पूरा कंप्लीट किया है। चलो, तो ये था आज के लेक्चर में हमने बीट्स और डॉपलर इफेक्ट के बारे में कंप्लीट किया और इससे हमारा लगभग जो साउंड का पार्ट था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। एक और इसमें आ जाता है कई बार सोनार और रडार से रिलेटेड, तो सोनार और रडार से रिलेटेड जो पार्ट है वो सेम वैसा ही है जैसा एको में होता है। एको में भी क्या होता है, बेसिकली एको में वो डिस्टेंस साउंड ट्रैवल करके वापस आती है। सोनार और रडार में भी सेम वही चीज़ होती है कि सामने अगर कोई भी एरोप्लेन वगैरह या कोई जेट प्लेन या कोई भी है, वहाँ से फ्रिक्वेंसी निकलती है, एक वेव निकालते हैं, साउंड वेव निकालते हैं, वो सामने वाली जो ऑब्जेक्ट है उससे टकराकर वापस आती है। तो मैं छोटा सा आइडिया दे देता हूँ, जैसे मान लो कि इस जगह पर एक कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से कोई प्लेन जा रहा है, ठीक है, सपोज यहाँ से, तो अब यहाँ पर ये है या नहीं है, तो यहाँ पर ये कंटिन्यूसली अगर साउंड वेव जनरेट करके, एक अल्ट्रासोनिक वेव है सपोज, तो वो जनरेट करके भेज रहा है और ये वापस रिसीव कर रहा है। ठीक, अब क्या होगा कि अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वापस रिसीव नहीं होगी, साउंड वापस रिसीव नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो सडनली कोई ऑब्जेक्ट इस एयरक्राफ्ट के सामने आ गया तो साउंड रिटर्न होकर आने लग जाएगी। अब साउंड रिटर्न होकर आने लग जाएगी तो यहाँ पर ये डिस्टेंस मान लो अभी d है और टाइम जो लगेगा, तो अब यहाँ पर अब देखो, अगर ये रुका हुआ है ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो यहाँ पर अगर हम टाइम की बात करें, तो ये बन जाएगा 2d डिवाइडेड बाई v, तो 2d डिवाइडेड बाई v। अब अगर मान लो कि ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो कंटिन्यूसली ये डिस्टेंस कम होती जाएगी, तो ये टाइम भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस कम होती जा रही है, तो टाइम भी मतलब जल्दी जल्दी ये पास में आने लगेगा। अब अगर ये ऑब्जेक्ट सपोज पास में आ रहा है, तो d भी डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली, तो टाइम जो है और कम हो जाएगा, मतलब वहाँ पर हमें ये पता लगने लग जाएगा कि भाई वो ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है। और अगर दूर, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट अगर पास में आ रहा होगा तो वहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो, इसको ऑब्जर्वर की, इसको सोर्स की तरह कंसिडर कर लो। ये ऑब्जेक्ट अगर पास में आ रहा है, इसको सोर्स की तरह कंसिडर कर लिया, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ रही होगी तो ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है, फ्रिक्वेंसी कम हो रही होगी तो ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो इस तरह से ये बेसिक सी एप्लीकेशन है जो हम देखते हैं। ठीक है, बाकी वीडियोस और डीपीपी के सॉल्यूशन फिजिक्स शाला चैनल पर आपको मिलते रहेंगे, और बाकी कुछ और लेक्चर्स जो इसके बाद आने वाले हैं वो भी कुछ एक लेक्चर इस पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए फिजिक्स शाला के साथ।